जिस तरह एससीओ में भारत ने शिरकत की है, भारत के लिए इसको विदेश नीति में एक उपलब्धि माना जाना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि हमने तो पॉइंट आउट किए हैं, पर चाइना ने उनका कोई जिक्र नहीं किया है। बार बार इधर से उधर होना एक कंसिस्टेंसी का इशू है क्या विदेश नीति में? हमें ना तो अमेरिका और ना ही चाइना कोई स्ट्रेटेजिक रोल देने के लिए तैयार है। भारत और चीन के रिश्तों में पाकिस्तान भी एक बड़ी बाधा है। चाइना ने गलवान किया, डायलॉग हमने बंद नहीं किया। हमें पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग जारी रखना चाहिए। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सारे देशों पर जिस तरह चीन का प्रभाव बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है क्या? नेपाल में जिस तरह से हमने ब्लॉकेड किया था उसको भूलेंगे नहीं आराम से लोग। बांग्लादेशी का मतलब घुसपैठिया हो गया है। हमने अपनी इंटरनल राजनीति के लिए अपने पड़ोसियों से अपने संबंध बिगाड़ लिए हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस वक्त चीन, टर्की और अजरबैजान, 3 देश तो खुल के पाकिस्तान के साथ आ गए, लेकिन भारत के समर्थन में एक भी देश नहीं है। आज भी हमारी पाकिस्तान से तो ज्यादा ही सपोर्ट है और रहेगी। आज एकदम अमेरिका से दूरी हो गई और हम चीन और रूस के साथ एकदम गलबैया कर रहे हैं। इसको ट्रम्प इफेक्ट माना जाए क्या? कुछ हद तक मैं तो यही मानूंगा। ट्रम्प साहब एकदम नाराज क्यों हो गए भारत से? ट्रम्प साहब एक बड़े मूडी आदमी हैं। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह देंगे, तो किस बात पर यकीन किया जाए? नमस्कार, अमर उजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका एक बार स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। मैं विनोद अग्निहोत्री रूबरू हूँ आपसे फिर अपने इस कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ। और आज के हमारे मेहमान हैं पूर्व राजनयिक और कम से कम 7 देशों में भारत के राजदूत रहे और कई देशों में विदेश सेवा के तहत राजनयिक रहे, श्री अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए और आज हम आपसे उन मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो इस समय बहुत ही ज्वलंत हैं देश की राजनीति में, देश के सार्वजनिक विमर्श में। तो क्या लगता है कि आपका क्या असेसमेंट है एक राजनयिक के तौर पर कि जिस तरह एससीओ में भारत ने शिरकत की है, इससे भारत के लिए इसको विदेश नीति में एक उपलब्धि माना जाना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद श्री अग्निहोत्री साहब। हमसे आप बड़े हैं और हम आपको बड़ा भाई ही मानते रहे हैं। आपने जो कहा एससीओ के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि एससीओ है क्या, और जब तक हम इसकी बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे तो हमारा असेसमेंट सही नहीं होगा। एससीओ बेसिकली ये शंघाई 5 से शुरू हुआ था जी। उसके बाद इसमें उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया तो 6 लोग हो गए और उसके बाद 2001 में इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, शंघाई 5 जब था तो भारत नहीं था इसमें? नहीं, उसमें उज़्बेकिस्तान भी नहीं था। अच्छा। उसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, चाइना और रशिया, यानी ये सेंट्रल देश थे। एशिया के और सेंट्रल एशिया के उस समय 3 देश थे और रशिया, चाइना था और रशिया था। उज़्बेकिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया। जब एससीओ बना तो ये लोग 6 हो गए। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए। उसके बाद ईरान 2023 और बेलारूस 2024 में शामिल हुआ। अब 10 मेंबर है और डायलॉग पार्टनर है, जैसे अफगानिस्तान है और 1-2 लोग हैं। तो ये शंघाई 5 बना या फिर एससीओ बना, ये चाइना ने स्पेशली इसलिए बनाया था कि उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना था या कोऑपरेशन बढ़ाना था। तो बेसिकली ये चाइना का बेबी है। चाइना ने अपना प्रभाव क्षेत्र था, जो उसके इर्द गिर्द कंट्रीज थे, उसमें अपने दबदबे को और प्रभाव को बनाए रखने के लिए ये बनाया था। रशिया को इसमें शामिल किया गया क्योंकि उस समय रशिया के भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे जी, और रशिया को भी ज़रूरत थी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में शिरकत करने की, ताकि उसका थोड़ा बहुत दबदबा सेंट्रल एशिया में बना रहे। हुआ क्या कि चाइना का तो इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र है और हमारा है नहीं। हमारा भी था, जैसे सार्क था, वही मैं बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोगों ने खुद ही सार्क को ख़त्म कर दिया। सार्क भारत का बेबी था, हमारा बेबी था और हमारा प्रभाव क्षेत्र था जी। हमारे हाथ में भी कुछ था, उसे हमने सबको नाराज करके ख़त्म कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक पाकिस्तान जैसा मुल्क उसमें था जो एक एबेरेशन था। वो एक तरह से
हमारा विरोधी भी है और राइवल भी, अड़ंगे भी डालता है, और लेकिन उसे डील किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि हम उसे संभाल नहीं सकते थे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे कारण रहे हों कि उसे हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब हमारे पास ऐसा कोई है नहीं कि फोरम नहीं है। हाँ, कोई फोरम ऐसा नहीं है। बनाया था हमने ना जी, बिम्स्टेक जो बनाया था। बिम्स्टेक तो ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे कंट्रीज शामिल हैं, और उनमें से काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जो अब चाइना की गोद में बैठ चुके हैं। तो उसमें भी हमारा प्रभुत्व नहीं था। बिम्स्टेक तो एक तरह से कोऑपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें बहुत सारे देश ऐसे थे जो अपनी इम्पोर्टेंस को असर्ट करना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और कंट्रीज से। हमने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी ही उसमें चलती थी। तो ये बैकग्राउंड देने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले एससीओ में जो कुछ हमने किया जी, जिस तरह से हमने ईरान के इशू पे या इजराइल के इशू पे, ईरान के इशू पे तटस्थ रह के हमने उसे सपोर्ट नहीं किया। उसका जो स्टेटमेंट दिया जाना था कि भाई ईरान पे जो एक तरफा कार्रवाई हुई, तो इन फोरम्स में भी हमने अपनी जो तटस्थता बना, हाँ, अपनी स्थिति काफ़ी कमज़ोर कर ली थी। अब लगता है कि फिर से हम एससीओ में इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, और इसमें जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हमारी जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन से हुई हो या राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई हो, उनमें काफ़ी उम्मीद लगती है कि कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे। लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा आश्वस्त होने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की, बहुत ज़्यादा, मैं वो आश्वस्त गलत कह दिया, बहुत ज़्यादा उत्साहित होने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि यदि आप दोनों कंट्रीज़ ने जो स्टेटमेंट जारी किए हैं, कायदा तो ये है कि यदि आपकी कोई बायलैटरल मीटिंग हुई है तो उसमें जॉइंट स्टेटमेंट आना चाहिए। वो नहीं आया। इसका मतलब डिफरेंसेस थे, मतलब भारत और चीन के, हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, और वो एग्री नहीं कर पाए एक कॉमन स्टेटमेंट पे। इसीलिए पहले भारत ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद कई घंटों बाद, काफ़ी देर से चीन ने अपना स्टेटमेंट चाइनीज़ लैंग्वेज में जारी किया। तो अब तो उसका अंग्रेजी का वर्जन आ गया। हाँ, अब तो बाद में तो आ गया ट्रांसलेशन, वो मैंडरिन में था। तो उसमें हमारे जैसे मीडिया को भी समझने में कुछ देर हुई। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि हमने तो पॉइंट आउट किए हैं, पर चाइना ने उनका कोई जिक्र नहीं किया है। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि जो डिफेंस है या बॉर्डर इशू है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बाकी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। हमारी जो, हाँ बिल्कुल, वो हमारी जो भाषा है उसे आप पढ़ेंगे, हम केवल भाषा नहीं देखी जाती है, उसका वर्बल ट्रांसलेशन नहीं देखा जाता है, उसका भाव देखा जाता है और बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाता है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो बॉर्डर इशू है उसमें ट्रैंक्विलिटी, यानी जी उसमें जो एक शांति बनी रहनी चाहिए, मैं ट्रैंक्विलिटी का मैं हिंदी वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, और जो हमारा जो ट्रूप्स हैं उनमें जो डिसएंगेजमेंट है जी बॉर्डर पे या बाकी भी जो हमारे अदर इश्यूज हैं डिफेंस रिलेटेड, वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि ट्रेड हो सकता है। लेकिन उसे चाइनीज़ स्टेटमेंट में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जहाँ तक ट्रेड की बात है, हमने कहा है कि ट्रेड इम्बेलेंस जो हमारा चाइना के साथ है और बहुत बड़ा है, करीब अब $100 बिलियन पहुंच गया है। बिल्कुल। हम तो हार्डली एनीथिंग, माने हमारा कुछ एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, एकदम मिनिस्क्यूल है यदि आप कंपेयर करें हमारे इंपोर्ट से, चीन के एक्सपोर्ट से। तो हमने उस पर जोर दिया कि हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में उन्होंने उसको तो वॉश आउट कर ही दिया, डिफेंस को तो उन्होंने इस भी इशू को वॉश आउट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं हैं, हम एक दूसरे के लिए थ्रेट्स नहीं हैं,
हम पार्टनर्स हैं। आपका मानना है कि एक संतुलित व्यू अपनाना चाहिए। हाँ, संतुलित व्यू हमें लाना चाहिए था। बहुत नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल संतुलित रहना पड़ेगा, क्योंकि अचीवमेंट तो है हमारा कि एक तरह से कजान के बाद, कजान में उतना नहीं था, कजान में आप देखिए बॉडी लैंग्वेज थोड़ी टेंस थी, हाँ, दोनों की, दोनों की। लेकिन जब मिले थे दोनों। इस बार बोनहोमी थी। इस बार एक बोथ वर गर्मजोशी- स्माइलिंग, हाँ, smiling। एलिफेंट एंड ड्रैगन बोथ वर स्माइलिंग एटलीस्ट। एक गर्मजोशी थी। गर्मजोशी ना कहीं चाहे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वार्मथ तो बर्फ था। पिघली थी। बर्फ तो अच्छी तरह पिघली थी, ऐसी बात नहीं है। भले ही किन्हीं कारणों से भी पिघली हो, भले ही इस वजह से पिघली हो कि ट्रंप साहब ने जो हम पे 50% लगाया, या उन्होंने हमें उसी पे आ रहा था हमारे ये रास्ते, इसको ट्रंप इफेक्ट माना जाए क्या? कुछ हद तक मैं तो यही मानूंगा। दूसरी बात क्या है, आज की तारीख में हमें ना तो अमेरिका और ना ही चाइना कोई स्ट्रेटेजिक रोल देने के लिए तैयार हैं। इकोनॉमिक रोल, यस, वो कहते हैं, चाइना भी कहता है कि आप इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आइए हमारे साथ, व्यापार कीजिए। व्यापार कीजिए। अब व्यापार में उन्हीं को ज़्यादा फायदा होगा, उनकी कंपनियां भी यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो हमारी लेबर को यूज़ करके फर्दर एक्सपोर्ट करेंगी या इंडिया में भी बेचेंगी। जैसे मोबाइल कंपनियां बिल्कुल चल रही वही है। और सारे प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में वहाँ से आते हैं। किसी को भी प्लांट लगाना होता है तो पहली बात है कि चाइना जाएगा, भले ही गुजरात में मिल रहा हो, लेकिन वो चाइना में जरूर जाएगा देखने के लिए कि 2 पैसे कम मिल जाए। उसके अलावा जो हमारे साथ एक और इसमें काफ़ी बड़ी जो मैं कह रहा हूँ घटना हुई है, वो ये है कि हमारे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर एशिया। चाइना ने मल्टीपोलर वर्ल्ड पे इसे खत्म कर दिया है। एशिया ने लिखा मल्टीपोलर एशिया, वो इंडिया को इस लायक नहीं समझते अभी भी, मतलब वो कि एशिया को यूनिपोलर एशिया मानता में है। इनका कोई स्ट्रेटेजिक रोल इतना महत्वपूर्ण है कि ये उसमें किसी भी किस्म से एक पोल बन जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि सार्क रहता, भले ही पाकिस्तान उसमें हमसे नाराज रहता, पर बाकी के जो कंट्री हैं वो यदि हमारे साथ होते किसी ना किसी रूप में, भाई बांग्लादेश तो था, हाँ, भूटान बांग्लादेश है, नेपाल नेपाल है, श्रीलंका श्रीलंका है, है, मोल्डीव्स है, अफगानिस्तान भी है अब तो सार्क में। जी। तो हम इन लोगों को कम से कम एक तरह से दिखा सकते अच्छा, थे हम भाई हमारे पास भी है हम कुछ, सार्क में थोड़ा एक्सपेंड भी कर सकते थे। एक्सपेंड कर सकते थे। वो तो म्यांमार को जोड़ लेते, म्यांमार को जोड़ने की पूरी संभावना थी, जी। लेकिन और यहाँ तक कि म्यांमार तक क्यों रुकते, हम थाईलैंड को भी ला थाईलैंड को ला सकते सकते, थे। हमारे कल्चरल रिलेशंस इतने कंट्रीज से हैं, हम उन्हें ला सकते थे। लेकिन अपने पैरों पे हमने खुद कुल्हाड़ी मारी। उसके बाद हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें रिकॉग्नाइज करें एक धुरी के रूप में एशिया के अंदर। यही बात अमेरिका के साथ है। अमेरिका भी हमें यूज तो करना चाहता है, पर हमें एक धुरी नहीं बनाना चाहता, हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल नहीं बनाना चाहता। यानी जो स्ट्रेटेजिक रोल है, ना हमें यूनाइटेड स्टेट्स देने को तैयार है, ना चाइना दे, ना चाइना। रही बात रशिया की, आज वो उस स्थिति में नहीं है कि वो अकेला हमें कोई स्ट्रेटेजिक रोल दे सके। हाँ, जब था तब दिया जब भी था। नहीं, जब था तो तब तो इंडिया की इज्जत भी थी थोड़ी नहीं, बहुत, तो उनके नाम जो दिमाग था में। हाँ, उसकी बैकिंग भी बिल्कुल, उसकी पूरी बैकिंग थी। वही उसी पे मैं आना चाहता था, जैसे आपने अभी कहा कि जो हमने नॉन अलाइन मूवमेंट को खत्म कर दिया करीब करीब, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट में भारत एक ध्वजवाहक था, लीडर था। तो जब हमारा ही लीडर नहीं जाएगा उसके अंदर, तो जब लीडर का लीडर ही गायब हो गया, सबसे बड़ा लीडर ही गायब हो गया, तो नाम धीरे धीरे खुद ही खत्म सा हो गया, डिसअपियर ही हो गया। तो उसमें पूरी तरह से रशिया का हमें बैकिंग था नैम को, और इसलिए हमारा एक उसमें रोल था, और हम एक पोल बने हुए थे नॉन अलाइन मूवमेंट का। सोवियत ब्लॉक के कंट्री शामिल थे, क्यूबा शामिल था, बिल्कुल, वियतनाम शामिल था, बिल्कुल, शामिल थे। काफी लोग कंट्रीज शामिल थे जो सोवियत ब्लॉक में थे। सोवियत ब्लॉक में थे, लेकिन वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते थे, तो नैम में भी आ जाते थे। तो उसमें हमने अपने पैरों पे कई बार कुल्हाड़ी मारी है, और इस बार भी हमने कुल्हाड़ी मारी है कि हमने इतना सॉन्ग एंड डांस किया, इतना हंगामा क्रिएट किया, पूजा पाठ किए ट्रंप साहब के लिए। आज भी हवन यज्ञ हुए, जी, हवन यज्ञ हुए। और उसके अलावा मेरी बात होती है, हमारे तो बहुत बच्चे वहाँ पे अमेरिका में हैं, और मुझे सुन के आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्होंने सबने ट्रंप को वोट दिया। तो मैंने कहा भाई क्यों दिया? तो उनका रिप्लाई ये था कि भाई बाइडन ने तो
वहाँ पे इमिग्रेंट्स को खुली छूट दे दी थी और क्राइम बहुत बढ़ गया था और हमारे सारे जॉब्स ये मैक्सिकन और ये जो इलीगल इमिग्रेंट ले रहे थे, वही बातें जो इंडिया में बांग्लादेशियों के लिए कही जाती हैं। तो वही बातें जो इंडियन अमेरिकन है वो लोकल कंट्रीज के लिए कह रहे हैं। इसीलिए उसने ट्रम्प को बहुत वोट दिया। बिल्कुल, बहुत जम के, और अभी भी आज की तारीख में भी काफ़ी समर्थन करते हैं दिल से, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत एक इस्लामोफोबिया भी है। लेकिन ट्रम्प तो उल्टा कर रहे हैं। ट्रम्प उल्टा वो ट्रम्प तो सीरिया जा रहे हैं जी, ट्रम्प पाकिस्तान के साथ जो है दोस्ती कर रहे हैं, जनरल मुनीर को लंच पे बुला रहे हैं और मतलब जो है वो तो टोटली बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हैं जो भारत को कहीं से भी सूट नहीं करता। ये आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की। मैं इस पे थोड़ी देर बाद आता। असल में हुआ क्या कि आज की तारीख में जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उसमें, और ख़ासतौर पे वो लोग जिन्हें नेशनलिटी मिल गई है या मिलने वाली है। ये H1B वीज़ा वाले नहीं, वो तो घबराए हुए हैं, वो तो दुख के बैठे हैं, उन पर तलवार लटक बिल्कुल, उन पर तलवार लटक रही है। तो अब वो घबराए हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई हो क्या गया, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो अगला स्टेप क्या लें। वो तो सिर्फ यही प्रे कर रहे हैं, बस यही एक तरह से सोच रहे हैं मन में कि किसी तरह से चीज़ें सुधरे, उन्हें फिर से एक अच्छा रोल मिले। वो राजनीति में इरेलेवेंट हो गए हैं। लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा है, जबकि देखिए जब चुनाव हो रहा था तो कमला हैरिस तो भारतीय मूल की थी, उनकी माँ तो भारतीय थी, लेकिन उनको साथ न देकर ट्रम्प का साथ दे रहे थे। और जब ट्रम्प साहब जीते तो हमारे बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कहा कि सनातन की जीत है, सनातन की जीत है। बिल्कुल, वो सोशल मीडिया, अच्छा इन सब चीज़ों को क्या डिप्लोमेट्स नहीं देखते हैं? वो देखते हैं, वो अपने हेडक्वार्टर्स को भी भेजते हैं। तो उसमें हमारा काफ़ी मखौल उड़ा है और इंडियन डायस्पोरा का भी काफ़ी मखौल उड़ा है। आज क्यों हो गया भारत से? पिछले उसमें तो बहुत ही उनका भारत के प्रति बड़ा रुझान, नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी, और भारत को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे वो। ट्रम्प साहब एक बड़े मूडी आदमी हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा इतिहास में, पिछले कम से कम 100 साल के इतिहास में, जब से कि डिप्लोमेसी थोड़ी मैच्योर हुई है और इसका इतिहास लिखा जाने लगा है, कि कोई सोशल मीडिया पे आके, ट्रूथ सोशल पे अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करे। ऐसा नहीं कि कोई प्रेस रिलीज हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कहीं पे स्पोक्स पर्सन कहे, या कहीं पे मीटिंग हो, कैबिनेट मीटिंग हो, कहीं पे विचार विमर्श हो, ज्वाइंट स्टेटमेंट हो। वन फाइन मॉर्निंग यू गेट अप एंड सी समथिंग ऑन द ट्रूथ सोशल। तो इस तरह से कभी किसी ने चलाई नहीं है अपनी फॉरेन पॉलिसी। दूसरी बात ये भी है कि आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह देंगे, तो किस बात पे यकीन किया जाए? तो इसलिए सभी लोग मानते हैं कि नॉट एवरीथिंग इज वेल विद हिम। तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं, मैं उन अफवाहों में नहीं जाना चाहूँगा। नहीं, अब उनके जो एडवाइज़र हैं नवारो साहब, उनके बयान भी बड़े दिलचस्प हैं। कहते हैं, कभी वो कहते हैं भारत को लेकर के कि साहब वो रूस से तेल खरीद रहा है तो ब्राह्मण वहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं। कभी जो है वो भारत को लेकर के ऐसी तीखी टिप्पणी कर देते हैं। नहीं, वहाँ पे जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में विरोधी बातें कर रहे हैं जी। आप ट्रेजरी सेक्रेटरी को देखिए और ट्रेड सेक्रेटरी को देखिए, दोनों के स्टेटमेंट्स में फ़र्क है। बात आई ब्राह्मण की। असल में ब्राह्मण जो उसने कहा गलत नहीं कहा। बोस्टन ब्राह्मण का आपने सुना होगा, तो वहाँ पे एक जो सडनली रिच हो गए थे लोग, खासतौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में या उससे पहले भी, और उन्होंने अपना एक एक्सक्लूसिव क्लब सा बना लिया था, अपना एक तरह से कॉलोनी सी बना ली थी, और उसमें ओलिगार्क्स के लिए ब्राह्मण यूज होने लगा था, वो ओलिगार्क बन गए थे। तो बोस्टन ब्राह्मण या इवन ब्राह्मण वर्ड, वहाँ पे ब्राह्मण जो टर्म है वो ओलिगार्क्स के लिए कही जाती है। तो हो सकता है हो सकता है उसी संदर्भ में उसने ब्राह्मण कहा हो, और मुझे तो लगता है कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसे इंडिया के कास्ट सिस्टम का पता भी नहीं होगा। तो उसने ब्राह्मण इसीलिए कहा होगा कि भाई इंडिया में ब्राह्मण हुआ करते हैं, तो हो सकता है ये भी ओलिगार्क हो। उसे नहीं पता होगा कि यहाँ पे ब्राह्मणों के हाथ में पूरी इकोनॉमी नहीं है, या नहीं, वो उसने उसी संदर्भ में कहा होगा। उसी संदर्भ में। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि एक तरफ नवारो साहब है, दूसरी तरफ अमेरिकन, आप देखिए जो फॉर्मर 2 NSAs हैं या और लोग हैं, वो ट्रम्प की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। वहाँ का कोर्ट जो है वो भी टैरिफ को लेकर के उसने जो अभी फैसला दिया कि साहब ये आपको पावर ही नहीं है इस तरह टैरिफ लगाने का। तो ट्रम्प साहब दिक्कत में तो हैं।
देखिए, हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कैसी है। वहाँ पे मिडिल लेवल तक तो पहुँच जाते हैं करियरिस्ट, जी, लेकिन टॉप लेवल पे हम कह सकते हैं कि इंडियन इक्विवेलेंट लें तो मे बी डायरेक्टर या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक तो लोग पहुँच जाते हैं जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी या एडवाइज़र या सेक्रेटरी जो इंडिया में है, उनके इक्विवेलेंट लोग अधिकतर पार्टी के होते हैं या जिन्होंने आपको इलेक्शन में मदद की होती है या भिन्न भिन्न लॉबीज के होते हैं। जिन लॉबीज ने आपको सपोर्ट किया है, फार्मास्यूटिकल लॉबी है, बिग इंडस्ट्री की लॉबी है, एग्रीकल्चर लॉबी है, और ये लोग पूरे 4 साल कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ रहेंगे। साल, 1.5 साल, 2 साल रहते हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरा आदमी आ जाता है, वो अपने पुराने धंधों में वापस चले जाते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो वो कोई प्रोफेशनल नहीं होते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमारे यहाँ तो कोई आदमी जब सेक्रेटरी बनता है वो कम से कम 30-32 साल की नौकरी किए रहता है और वो स्पेशलाइज किए हुए होता है। मान लो कोई हेल्थ सेक्रेटरी बना तो कम से कम स्टेट में सेक्रेटरी रहा होगा, हेल्थ सेक्रेटरी कम से, या जॉइंट सेक्रेटरी सेंटर में रहा होगा, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसे पता होता है पॉलिसी का। इनके यहाँ जैसे हमारे फॉरेन सर्विस में या डिप्लोमेसी में, उसमें तो कोई बाहर वाला होता ही नहीं है, तो करियर डिप्लोमेट्स हैं सारे के सारे। वो करीब 35-36 साल बाद सेक्रेटरी बनते हैं। अब तो खैर जल्दी बनने लगे, मैंने फॉरेन सेक्रेटरी जो बनता है कम से कम 32-33 साल की तो नौकरी उसकी होगी, इससे कम तो नहीं होगी। तो उसको ज़िंदगी इसी फील्ड में उसकी निकल गई है और उसका बाकायदा कोई उसे पोस्टिंग भी दी जाती है, तो देखा जाता है हमारे यहाँ कि ये आदमी इसको हैंडल कर पाएगा या नहीं, क्या है, बिल्कुल बैकग्राउंड क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, फॉरेन लैंग्वेज क्या है, तो सब देखा जाता है। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है। वहाँ पे शायद ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए परस्पर विरोधाभासी वक्तव्य आ सकते हैं और आते रहेंगे। अशोक जी, ये बताइए कि हमारी जो विदेश नीति है कि कभी तो हम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका बिल्कुल सहोदर हैं, इतना ज़्यादा हम नज़दीक अमेरिका के पहुंच गए थे कि थोड़ा थोड़ा रूस भी हमको लेकर के सशंकित हो गया था, और आज एकदम अमेरिका से दूरी हो गई और हम चीन और रूस के साथ एकदम गलबैयाँ कर रहे हैं। तो ये जो मतलब बार बार इधर से उधर होना एक कंसिस्टेंसी का इशू है क्या विदेश नीति में? कुछ साल में रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि अब भले ही रूस और चीन, उन्होंने हमें फिर से थोड़ा महत्व दिया, खासतौर पे जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई है, दोनों, चूंकि हाँ सभी हम भी पीड़ित हैं, वे भी पीड़ित हैं, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अब वो भी हम पे उतना विश्वास नहीं, रूस भी हम पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा जितना कि पहले से करता आया है। उन्हें अब, और चीन तो पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता। उनकी तो आजकल जितनी भी रिलेशनशिप से सारी ट्रांजैक्शनल हो गई हैं, धंधे वाली हो गई हैं। अब जैसे ट्रंप जी की जो है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, ऐसी पुतिन साहब की है अब, क्योंकि उन्हें तेल बेचना है, उन्हें समर्थन चाहिए, उन्हें भी समर्थन की ज़रूरत है। और चाइना की तो ट्रांजैक्शनल हमारे साथ है ही है, चूँकि डिफेंस पे वो बात करने को तैयार नहीं होते, उसको स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हमने अपने पुराने दोस्तों को भी एक तरह से शक करने की गुंजाइश दे दी है। जैसे ईरान से हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं और कम से कम 2000 साल से तो है ही हैं। तो अब हमने उसके बारे में चुप रह के या उसके रेजोल्यूशन को सपोर्ट ना करके तेल लेना ही बंद कर दिया। हाँ, तेल लेना तो फटाफट बंद कर दिया था डर की वजह से। तो इस चक्कर में कि शायद इसी से कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ये भी ट्रांजैक्शनल था। मैंने नहीं कहता कि हमारे पास ईरान के खिलाफ कुछ भी है, क्योंकि हमारी सरकार अभी भी ईरान से हमदर्दी रखती है। हमारा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो चाबहार से ही होके जाएगा और चाबहार पे अभी भी थोड़ा बहुत काम चलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान से हमारा कोई किसी तरह का डिफरेंस है, लेकिन यह है कि मजबूरी थी हमारी भी कि भाई हमारे पास शायद उसी से बचत हो जाएगी, वो नहीं हुई, वो बात अलग है। अब ये बताइए कि भारत और चीन के रिश्तों में पाकिस्तान भी एक बड़ी बाधा है जी, क्योंकि चीन जिस तरह पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा होता है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा तो बिल्कुल ही खुल के खड़ा हुआ है। हमारे वाइस चीफ ने कहा आर्मी के कि हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ रहे थे, 3 फ्रंट पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, टर्की को भी शामिल किया और हम चीन से दोस्ती भी कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान एंगल है इसको कैसे टैकल करेंगे? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है और पिछले काफ़ी साल से कोशिश तो भारत की तरफ से अधिक हुई है, पाकिस्तान की तरफ से कम हुई है। कारण यह है कि वहाँ पे जो डीप स्टेट है
वहाँ जो आर्मी है, जब भी कोई बात आगे बढ़ती है तो वो इसे आईएसआई खास तौर पे किल कर देते हैं, उसे मार देते हैं उस इनिशिएटिव को। हाँ, जैसे जब वाजपेयी जी बस लेके गए जी। तो कारगिल हो गया, कारगिल हो गया, पर मोदी जी वहाँ गए बिना मतलब नवाज शरीफ की उसमें, तो पठानकोट हो गया। पठानकोट हो गया। एक तो वो इशू है। दूसरी ये है कि मैं ये भी मानता हूं कि हमने भी अपनी तरफ से डायलॉग पूरी तरह बंद कर दिया। जी। चाइना ने गलवान किया, डायलॉग हमने बंद नहीं किया, डायलॉग हमने थोड़े दिन बाद शुरू कर दिया और जारी है। हमें पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग जारी रखना चाहिए। यह है कि पीटते भी रहो और डायलॉग भी जारी रखो। हाँ। आप अपने बच्चे को पीटते भी हैं या मारपीट भी होती है, टीचर बच्चे को पीटता भी है लेकिन उसे समझाता भी है। डायलॉग, हाँ, पड़ोसी के साथ झगड़ा होता है तो डायलॉग भी होता है। तो ये मैंने कुछ गलत उदाहरण दे दिए। मैं ये नहीं चाहता कि हम अपने को गुरु बताएं और उसे शिष्य बताएं। पाकिस्तान को बराबर के पड़ोसी देश वाला जो है, हर पड़ोसी वाला आपका सही है उपमा। तो ये हमें डायलॉग बंद नहीं करना चाहिए, डायलॉग चलता रहना चाहिए। और अभी तो हालत ये है कि हम ना हमारा हाई कमिश्नर वहाँ है ना उनका हाई कमिश्नर वहाँ है। हाँ, डिप्लोमेटिक संबंध होने चाहिए लिमिटेड लेवल पे। बिल्कुल। और पीपुल टू पीपुल मुझे कोई घृणा नहीं दिखाई दी। मैं तो वहाँ पोस्टिंग की 3.5 साल, पाकिस्तान में रहा 3.5 साल, कराची में, और उस वक्त जबकि सबसे ज़्यादा टर्मोइल था कराची में, कभी भी हम लोगों को ये फील नहीं हुआ। ठीक है कि आईएसआई वाले उन लोगों को परेशान करते थे जो हमें घर बुला लेते थे, हमारे घर कोई आता था तो उसे भी बहुत तंग करते थे। एक केस में तो उठा के ले गए थे और 3-4 दिन तक उन सज्जन के घर वालों को पता भी नहीं था कि क्या हुआ, क्योंकि वो मेरी गाड़ी में बैठ के डिनर पे बाहर चले गए थे। तो लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं उनकी मोहब्बतें कम नहीं हुई हैं अब भी। अब चाइना की बात देखिए, मेरा बेटा हांगकांग में रहता है पिछले 5 साल से, और उसके जितने भी साथी हैं वो मेनलैंड चाइना के हैं जी। उसके जो जिनके अंडर में उसने पीएचडी की है लॉ में, वो भी चाइनीज हैं। वो तो ये कहता है कि उनमें वो इंडिया से कोई हेट ही नहीं करते। वो तो चाइना में वो बात ही नहीं करते इस तरह की। 2 बार मैं भी चीन गया हूँ, वहाँ जब लोगों से बात मैंने की, जो सामान्य लोगों से, मीडिया में, पत्रकारों से या वहाँ के, तो भारत को लेकर के कोई बहुत नकारात्मक छवि मतलब ऐसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ है जी। हमारे यहाँ चूंकि 62 का घाव कुछ ऐसा है कि चीन को लेकर के लोगों के मन में एक वो हो जाता है कि अरे भाई चीन से कैसे दोस्ती, लेकिन वहाँ शायद ऐसा नहीं है, हमने देखा। पाकिस्तान के कुछ एरियाज में हो सकती है, कुछ लोगों में हो सकती है, बट बाय एंड लार्ज मैं तो पुरानी बात बता रहा हूँ। देखिए अब मैं तो गया नहीं इतने साल से। तो जैसे ईरान का आपने जिक्र किया, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सारे देशों पर जिस तरह चीन का प्रभाव बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान तो चीन के बिल्कुल पूरी तरह से उसका अम्ब्रेला के नीचे ही है, क्लाइंट स्टेट बन गया है। हाँ, क्लाइंट स्टेट बन गया। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है क्या? चिंता का विषय तो है, लेकिन इसे सुधारा जा सकता है। देखिए जो भी हमारे सार्क, पूर्व सार्क कह सकता हूँ अब मैं, चूँकि सार्क आजकल डोरमेंट पड़ा हुआ है, जैसे अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, अभी भी वो इंडिया के साथ आने को तैयार हैं यदि हम उन्हें बराबरी का दर्जा दें। नेपाल में जिस तरह से हमने ब्लॉकेड किया था उसको भूलेंगे नहीं आराम से लोग। बांग्लादेशी होना तो इंडिया में एक गाली बन गया है, बांग्लादेशी का मतलब घुसपैठिया हो गया है। तो इस तरह की बातें जब टॉप लेवल से आएंगी, जब अब तो म्यांमारी भी रोहिंग्या, अब तो हाँ बिल्कुल, म्यांमार के बारे में भी ऐसी बातें करने लगे हैं। आपके मालदीव से कुछ होते हैं, ठीक है, उनका भी जैसे हमारे यहाँ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से इलेक्शन में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, मालदीव में भी कही गई, तो यहाँ पे बॉयकॉट शुरू हो गया। लेकिन वही मालदीव हमारे साथ आ गया क्योंकि वो इलेक्शन के लिए था। हम ये कहने में नाकामयाब रहे हैं इन लोगों से, देखो इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन भारत कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। तो बात यह है कि हमको ज़रूरत इस बात की है कि हमारी लीडरशिप इन्हें इस बात के लिए एश्योरेंस दे कि राजनीति, इंटरनल राजनीति कुछ भी हो, हमारी एक्सटर्नल राजनीति पे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम ये कहने में नाकामयाब रहे हैं, हमने अपनी इंटरनल राजनीति के लिए अपने पड़ोसियों से अपने संबंध बिगाड़ लिए हैं। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी 2014 में, तो उन्होंने सार्क देशों के सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। फिर 2019 में भी जब शपथ ली तब भी उन्होंने बुलाया, और तो ये तो अच्छी पहल थी भारत की एक तरह से।
लेकिन इस पहल को हम शायद जारी नहीं कर पाए, आगे रख पाए। 2014 से जैसी पहल जो उसमें शपथ ग्रहण समारोह था, ऐसी पहल कभी इंडिया में हुई नहीं थी और एक बहुत शानदार अचीवमेंट था। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए उसमें हम कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले गए और उसके बाद हमारी स्थिति बिगड़ती चली गई और हमें भी लगा कि भाई जब इलेक्शन में इससे फ़ायदा होता है, बांग्लादेश को गाली देने से यदि वेस्ट बंगाल और असम में फ़ायदा होता है तो वाई नॉट। तो इस तरह से चलता रहा तो हम लोगों से रिलेशन बिगाड़ते रहे। नहीं, आपको क्या लगता है जो काम भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में किया, जो डेलीगेशन भेजे पार्लियामेंट्रियंस के दुनिया को समझाने के लिए, बताने के लिए, ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले अगर भेजते और लोगों को कन्विंस करते तो शायद कई देश हमारे साथ खड़े होते, उसमें फ़ायदा भी होता अगर पहले पहले भेजते तो। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या उसे जस्टिफाई करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या है कि मीटिंग्स भी हमें हायर लेवल पे मिलती, ये हमसे शेयर नहीं किया गया अब तक पब्लिक डोमेन में कि किन लोगों से मीटिंग्स हुई, या तो बहुत ही नीचे के लोगों से हुई, या 2-4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हो गई, या लॉबीज से हो गई, या कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कई जगह तो कौंसुलेट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए, जबकि कायदे से होनी चाहिए थी टॉप लेवल पे। हाँ, वही डेलीगेशन तो जा रहे ये थे, है कि विदेश अब मंत्री स्तर पे कम से कम अब इसको जब तक इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, हमारे पास कोई साधन नहीं है और हम सुनी सुनाई बातों पे और किसी से बात करके। मान लीजिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मीटिंग होती तो सामने आ जाती, यदि मिनिस्टर से होती वो भी आ जाती। एक आध जगह मिनिस्टरों से हुई भी होगी, मैं नहीं मानता कि नहीं हुई होगी। अगर पहले हम करते, क्योंकि जिस हाँ, उसका फायदा था, तो दुनिया में जो बिल्कुल हमें सहानुभूति मिली थी भारत को, तो उसको हम कैश करा सकते थे राजनीतिक रूप से कि भाई दुनिया का जनमत, विश्व जनमत हमारे साथ होता, और फिर अगर हम कार्रवाई करते जी तो ज्यादा समर्थन। मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूं, क्योंकि उसमें हम पाकिस्तान को यदि कोई कार्रवाई करते तो लोग कहते कि भाई ठीक है। मैं तो मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था कि भाई आप कुछ भी करेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे, भाई इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, भले ही कोई मरे या नहीं मरे, भले ही आपके यहाँ नुकसान हो या नहीं हो, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम भी उसका बदला लेंगे जरूर किसी ना किसी रूप में। तो वो तो हम काफी हद तक अचीव कर गए अपना ऑब्जेक्टिव कि हमने उन्हें बता दिया डिटरेंट। अब वो 2 बार सोचेंगे करने से पहले, तो उसमें तो हम सक्सेसफुल रहे। लेकिन हाँ, हम पूरी दुनिया को एक कन्विंस करने में शायद असफल रहे कि जहां तक हमारी परसेप्शन है उसके लिए ज़रूरी हो गया था। मुझे लगता है कि आपकी जो बातचीत हुई सार्थक रूप से, कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की, हमारे दर्शकों को भी कुछ जानकारियां मिलेंगी, और उम्मीद के साथ कि भारत की विदेश नीति और बेहतर दिशा में आगे बढ़े। और ठीक है, एससीओ में भारत गया, भारत ने वहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अमेरिका तक में चिंता हुई। वहाँ के मीडिया ने लिखा कि विश्व के 4 में से 3 बड़े राजनेता एक साथ, यानी 3:1 का रेशो हो गया। तो ये तो एक भारत की कामयाबी मानी जाएगी कि हमने कम से कम अमेरिका का जो दबाव डालने की जो कोशिश थी, खासकर ट्रम्प साहब की, कि टैरिफ वार को लेके हम बिल्कुल झुक जाएं उनके सामने और हम अपने सारे क्षेत्र खोल दें, एग्रीकल्चर और डेयरी, तो उसके आगे तो भारत नहीं झुका। और अगर सार्क जैसे संगठनों को फिर से सक्रिय किया जाए तो भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका दुनिया में हो सकती है, और है भी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।